अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे इन सेशंस का, हमारे इस यूट्यूब चैनल का बेसिकली मकसद ही यही है। पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को जो है हम डेली स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ नाजरीन, कल जो है हमारे जैसे कि चैनल पे हमारे अली खजर साहब भी जो है वो इन्वाइट थे। तो बेसिकली उन्होंने जो है काफी अच्छे तरीके से इकोनॉमी को डिस्कस किया। और आज का जो सेशन है बेसिकली स्टॉक मार्केट के हवाले से है। तो आज जो है वो हमने जो है वो AHM सिक्योरिटीज के CEO को जो है वो इनवाइट किया है, हम्माद ताहिर बेसिकली उनका नाम है। और वो उनका काफी जो है वो पुराना एक्सपीरियंस है मार्केट को लेके। तो हम जो है आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। और नाजरीन, इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप जो है वो हमारी डेली वीडियो से नोटिफाई रहें। तो आइए सबसे पहले जो है वो हमाद ताहिर को जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी जी। सर, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि फ्राइडे था आज, वीक का लास्ट डे था। करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड थी आज, और हमने देखा आज जो है वो काफी करेक्शन आई मार्केट में। तो क्या जो है ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स, खासतौर पर सीमेंट सेक्टर ने जो है काफी हाई पे परफॉर्म किया। और ओवरऑल जो है सीमेंट सेक्टर जो है वो आप कैसा देख रहे हैं इस वक्त, ये भी बताइएगा। क्या इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर्स को डिप का इंतजार करना चाहिए? अरीबा, पहले तो डिप तो देखिए आता है। लास्ट वीक भी जो है वो मार्केट लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी जो है तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार पॉइंट बढ़ी थी, बिकॉज इससे पीछे जो है वो डिक्लाइन काफी आया था। अब एक चीज लोगों को देखनी है कि जब भी मार्केट गिरती है तो बड़ा शार्प मतलब यानी कि जो है ना रिकवरी आती है, बिकॉज लोगों के पास लिक्विडिटी मौजूद है, जिसका सबसे बड़ा रीजन इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोगों के पास में बिजनेस में पैसा है। मतलब जिस वक्त 24% इंटरेस्ट रेट था तो हर कोई ये बात कर रहा था कि पैसा जो है वो फिक्स के अंदर जा रहा था। आज लिक्विडिटी है तो मार्केट के अंदर अगर कोई भी डिप आता है तो उस पर जो है लोग रिएक्ट, मतलब यानी कि थोड़ा जो रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होता है। हम्म। तो हैविंग सेड दैट, आज भी मार्केट जो है वो सुबह में तो थोड़ी बेहतर थी, तकरीबन 500 550 के करीब प्लस गई थी। लेकिन ऑलरेडी इस हफ्ते के अंदर जो है वो 13 14 हज़ार पॉइंट बढ़ चुके हैं। तो जो है वो एक्सपेक्टेड था कि जो है ना वो क्लोजिंग शायद थोड़ी सी वो नेक्स्ट आज भी 1,20,000 से ऊपर गया था। ऑल टाइम हाई है, थोड़ा टेक्निकल रेजिस्टेंस आ जाती है, साइकोलॉजिकल एक थोड़ा सा लोग जो है वहाँ पे माइंड बना के बैठे होते हैं। तो आई थिंक अगले हफ्ते के अंदर जो है वो 1,20,000 से ऊपर की क्लोजिंग आएगी, अगर कोई नेगेटिव कोई ट्रिगर चीज नहीं करती है तो। सर्कुलर डेब्ट के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, जिससे कि एक खबर थी पिछले दिनों कि ये जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो क्लियर कर देगा, लेकिन फिलहाल 10 to 15 डेज अभी हमें लग रहे हैं, मजीद जो है वो लगेंगे। तो ये बताइएगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त कोई ट्रिगर तो हमें नहीं दिख रहा। और सीमेंट सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो परफॉर्म कर चुका है। और फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो वो भी काफी दिनों से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त मार्केट जो है वो कितनी करेक्शन मजीद ले सकता है? क्या 3-4 हजार की करेक्शन इस वक्त लग रहा है मार्केट में आ सकती है? बी ऑनेस्ट अलीबा, मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रही 3 4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन। अगर कोई नेगेटिव कोई चीज होती है, लाइक कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा इवेंट हो जाता है हम्म। तो मे बी, बट अदरवाइज फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। हम्म। आपने दूसरा सर्कुलर डेट की बात करी तो सर्कुलर डेट बिल्कुल सही है। 3 और 4 के मल्टीपल पे ऑयल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैंकों से भी 1.2 ट्रिलियन की बातचीत चल रही है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम्म। तो बट अब वो इतनी दफा स्टोरी रिपीट हो चुकी है ना कि जब तक वो कंफर्म नहीं होगी लोग मेरे ख्याल से शायद जो है ना वो उस पे ज्यादा वो ना करें। हम्म। अच्छा सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बेसिकली अभी जो कंडीशन चल रही थी कुछ दिनों पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जियो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही थी, मार्केट को काफी जो है इम्पैक्ट हुआ था, काफी जो है मार्केट डाउन थी, काफी इन्वेस्टर्स जो थे वो बहुत परेशान थे, कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो ये बताइएगा, अभी भी आगे 18 मई को जैसे कि ये था कि सीज फायर आएगा, दोबारा दोबारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो सिचुएशन वापस से क्रिएट हो सकती है। तो क्या लग रहा है कि वापस से होगी सिचुएशन क्रिएट, या अभी फिलहाल ये स्टॉप हो गई है कंडीशन? अरे मैं मुझे नहीं लगता। आई थिंक सीज फायर तो कंटिन्यू रहेगा।
अब ये चीज दोबारा हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता कोई थर्ड पार्टी उसमें आ जाती है और कोई अगेन कोई टेररिस्ट इम्पैक्ट कोई चीज हो जाती है, कोई टेररिस्ट इवेंट हो जाता है किसी साइड पे, तो आई थिंक शायद फिर सिचुएशन फर्क होगी। अदरवाइज मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिएटर्स बीच में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो पाकिस्तान या इंडिया दोनों साइड से कोई एक्शन आए ना। हम्म। सही। अ, अच्छा सर, ये बताइएगा पावर सेक्टर का बताइएगा, पावर सेक्टर में जो है वो कैसा लग रहा है? हब पावर का बेसिकली मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, स्पेसिफाई हब पावर आपको किस तरह दिख रहा है, अभी का क्या फ्यूचर है इसका आगे? अभी मैं स्पेसिफिकली हब पावर की जहां तक बात करें तो हब पावर इट्स नॉट पावर कंपनी, नाउ वी कॉल इट ऑटोमोबाइल। ठीक हम्म। है, वो नया अपना एक ब्रांड लेकर नया एक मतलब मैंने कि जेवी कराया उन्होंने BYD के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना अब हमें उसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी देखना चाहिए जो कि साझगार के साथ होगा। हम्म। जब 200-300 रुपए का साझगार था, लोगों को लगता था कि सिर्फ रिक्शा बनाने वाली एक कंपनी है, लेकिन आज SUV के अंदर जो है वो साझगार डोमिनेट करता है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि EV गाड़ियों में BYD या हप्पो जो है वो डोमिनेट करेगा पाकिस्तान के अंदर। और एक चीज होती है मशरूम ग्रोथ की, जैसे आपको अगर याद हो कि 2005 में जब CNG लोग गाड़ी आना शुरू हुई, तो लोग यही बात थी कि CNG अवेलेबल नहीं थी या बहुत कम CNG स्टेशन थे, लेकिन फिर एक बड़ी मशरूम ग्रोथ हुई और आपको एक ही रोड के ऊपर एक 3 किलोमीटर के अंदर जो है ना 5-5 CNG स्टेशन मिलना शुरू हो गए थे। तो मुझे लगता है कि जब चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और लोगों का शिफ्ट होगा, तो उसमें भी जो है वो लाइक EV गाड़ियों के ट्रेंड के अंदर BYD जो है वो डोमिनेट करेगा और आपको को मैं उसका एक एज मिलेगा। हम्म। सही। अच्छा, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं। जी रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब। सर, मैंने फार्मा सेक्टर के बारे में पूछना है कि सिटी फार्मा और सर्ल जो है ना तकरीबन सेम रेट पे हैं। तो मेरे पास थोड़ी सी होल्डिंग पड़ी हुई है सर्ल की ना, तो वो मैं सिटी फार्मा में कन्वर्ट कर लूं सर? एक तो ये मशवरा है, पूछना है सर आपसे। और दूसरा सर, ऑक्टोपस में क्या ऐसा चेंजिंग आ रही है सर? उसके लॉक भी लगा है और उसका जो है ना प्राइस जो है ना काफी ऊपर जा रही है और काफी अच्छी उसकी जो है ना वो हो रही है, सेल हो रही है सर। शुक्रिया। रघु भाई, फार्मास्यूटिकल आप मतलब मैंने कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइसेस उनके काफी नीचे आ गए थे। तो दूसरा एक अभी अमेरिका के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वहां पे भी कोई ड्रग रेगुलेटरी या जो प्राइसेस को एक API होती है, तो सबसे ज्यादा महंगी दवाइयां अमेरिका के अंदर होती हैं। अब ट्रम्प ने एक बात बोली है कि वो चाहते हैं कि जो है वो अमेरिकन ड्रग भी उसी प्राइस पे मिले जो लोकल दुनिया में जिस प्राइस के ऊपर होती है। बट जनरली आज की तारीख में अमेरिका में रफली 30% जो है वो महंगी मेडिसिन होती है कंपैरेटिवली हमारे यहाँ के दूसरी जगहों। तो हो सकता है कि शायद मेरे ख्याल, अच्छा दूसरा एक और चीज भी है पिछले दिनों कि डीरेगुलेट कर दिया गया फार्मास्यूटिकल को प्राइसेस के प्राइसेस चेंज करने के हवाले से। तो मुझे जी लगता है जी। कि के पास में जो है वो एक एज हासिल है, लोकल के अंदर प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अब सिटी फार्मा इट्स अ गुड कंपनी, जब से उसका IPO आया परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ब्रांड भी अच्छा है। दूसरा सर्ल भी जो है वो मेरे ख्याल से तो अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ अगर उसके नंबर्स वगैरह देखें, कुछ इंटरनल इश्यूज हैं लेकिन आई थिंक और सर्ल भी। और और और, और सर, उनको तकरीबन 12 अरब रुपए की जो उन्होंने कंपनी सेल की है वो भी उसके रिसीवेबल आने हैं सर। और है भी करेक्ट। पाकिस्तान में चौथे नंबर पे बड़ी कंपनी, तो उसकी उस तरह से नहीं है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ सर। नहीं, दोनों कंपनियां अच्छी हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब मैंने कि दोनों हमारे टॉप कवरेज में नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकूंगा। मैं जनरली आपको तो कितना कह सकूंगा कि फार्मा में जो है हेलियन हो गया, सिटी फार्मा हो गया, तो उनके अंदर जो है वो इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। मीन टू से आई चेंज दैट। जी। You mean that I convert that, I change my shares into City Pharma. I sell out that all Sarl one. सर मैं तो कह रहा हूँ दोनों के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं।
अगर आप मुझसे अच्छा फार्मा के टॉपिक्स पूछेंगे तो उस पर सबसे ऊपर मेरे पास हेलियन है, सेकंड नंबर पे सल है और थर्ड पे सिटी फार्मा है। अच्छा, ठीक है, सही है, इससे मैं क्लियर हो गया कि साल को आपने ऊपर का अपर वो दिया है। और जी सर आईटी सेक्टर का किस तरह से आप सर देखते हैं, स्पेशली ऑक्टोपस को सर? जी। ऑक्टोपस में भी मेरे ख्याल से तो इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। प्राइस उसका ड्रॉप हुआ था ये वॉर की वजह से, लास्ट वीक ही जो है वो बिलो 50 चला गया था। बट आई थिंक ऑक्टोपस जो है वो एवेंशियन की कंपनी है, और बाहर उसके मिडिल ईस्ट के अंदर काफी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं। हमारी टॉपिक सिस्टम्स है, बट मैं ऑक्टोपस पे भी आपको यही कहूंगा कि इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। एक और सवाल ले लेते हैं जी। मोहम्मद उसामा, आपके सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अ, सर मेरा सवाल ये था सर ई फर्ड की जो है वो कुछ टाइम से काफ़ी परफॉर्मेंस स्लो है। और इस बार जो उनके क्वार्टर में रिजल्ट आए थे वो लास्ट टाइम के फर्स्ट क्वार्टर से भी बहुत ज़्यादा मतलब के खराब थे, और कैश फ्लो से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नजर आया उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये एंग्रो की तरह अपनी प्योर स्ट्रेटजी चेंज कर दें? तो मतलब जैसे कोई 100% प्योर की स्ट्रेटजी है। और दूसरा ये कि हेलियन और हाइनोन में से आप कौन सा ज़्यादा रिकमेंड करें फार्मर? जो हेलियन तो हमारी टॉपिक है, हेलियन तो है। दूसरा हेलियन से आपने हाइनून बोला, आई थिंक हेलियन इट्स बेटर देन हाइनून। अच्छा, दूसरा फर्टिलाइजर की जहाँ तक बात है तो दोस्त फर्टिलाइजर में अभी ये साल शायद मेरे ख्याल से इतना अच्छा ना जाए, बट स्टिल हम जो भी बास्केट बनाते हैं उसमें फर्टिलाइजर जरूर इंकॉर्पोरेट करते हैं। 20-30% तक जो है वो फर्टिलाइजर होता है। प्रेफरेंस फौजी फर्टिलाइजर की होती है। बड़ी कंपनी है फौजी, बिन कासिम का मर्जर होने के बाद उनकी सिनर्जी स्ट्रांग हो गई है, नंबर्स डिविडेंड यील्ड ज्यादा बेहतर है, तो आई थिंक फौजी फर्टिलाइजर ज्यादा बेहतर है। सर अगर ईफट में इन्वेस्ट किया हुआ है किसी ने तो पे आउट स्ट्रेटजी चेंज होने का कोई रिस्क तो नहीं है? कि अगर उसके बारे में अगर कोई नॉलेज हो या कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में उनकी ऐसी पोजीशन हो गई तो वो डिविडेंड भी मतलब कि पिक करना। मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर 2024 कैलेंडर ईयर का जो परफॉर्मेंस रही है शायद वो ना हो, वैसा डिविडेंड वैसी अर्निंग्स इनकी ना आए। अर्निंग्स के अंदर तो डिक्लाइन आए गई जो कि हमें क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस फौजी की इसलिए ज्यादा है कि उसके अंदर फौजी बिन कासिम का इम्पैक्ट जरूर आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं जी। निशांत साहब, अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो सर ठट्टा सीमेंट के बारे में बताएं, उसके बारे में क्या न्यूज़ है, क्योंकि उनका एक ट्रैक्टर बिजनेस है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई काफ़ी अरसे से। और दूसरे ये कराची सक्कर मोटरवे में इनकी सेल्स बढ़ेंगी अगर ये शुरू होता है तो। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है पीएसओ से रिलेटेड, कि उनकी जो सर्कुलर डेट वगैरह है उससे कोई अपडेट आने वाली है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वेट किया जा रहा है। तो आई थिंक उसका रेट बढ़ेगा, बट अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई उसकी सर्कुलर डेट की। और पीएसओ कहाँ तक जा सकता है अगर न्यूज़ आती है और इसकी सेटलमेंट हो जाती है पीएसओ और ओजीटीसी की? थैंक यू सर। जीशन भाई, आपने छठा सीमेंट के हवाले से पूछा तो आपने उसके अंदर एक चीज नहीं आपने बोली, वो है छठा सीमेंट का स्प्लिट। उसका शेयर स्प्लिट हो रहा है, जो कि एक मेरे ख्याल से जिस भी कंपनी के अभी तक स्प्लिट हुए हैं तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। दूसरा आपने पीएसओ का बोला, तो अभी कुछ देर पहले भी यही सर्कुलर डेट के हवाले से बात हो रही थी कि हमने बड़ा उसके ऊपर इतना लोगों को अखबारात में और न्यूज़ के अंदर आ चुकी है कि आज सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो रहा है, कल हो रहा है। तो आई थिंक जब तक वो नहीं रिजॉल्व होगा तब तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, एक दफा सर्कुलर डेट रिजॉल्व हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि कितने जो है वो कितनी लिक्विडिटी ईज ऑफ होती है, कितना पैसा मिलता है। तो पीएसओ हमने पिछले दिनों 450 रुपये का भी देखा था, तो हो सकता है कि जो है वो दोबारा उस लेवल पर आ जाए। उसके अलावा जहां तक मुझे लगता है कि ठीक है, एक सेक्टर जो चोक हो जाता है, मतलब यानी कि आज 40 रुपए की ओजीटीसी की अर्निंग है लेकिन स्टो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तीन और चार के मटेरियल के ऊपर भी जो है ना, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं, उनके नहीं परफॉर्म करने का रीजन ये है कि उनका कैश फ्लो चोक हुआ हुआ है।
तो जब वो लिक्विडिटी आएगी, कैश फ्लो इंप्रूव होगा, तो मेरे ख्याल से प्राइसेस के अंदर भी वो चीज़ हमें नजर आएगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सही। सर मैं बैंक्स के बारे से पूछना चाहूंगी कि हबीब बैंक और नेशनल बैंक दोनों जो है वो इस वक्त जो है वो काफी अंडर वैल्यू जो है वो हैं अपनी अर्निंग्स के हिसाब से। तो क्या समझते हैं क्यों ऐसे जो है वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स जो है वो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है? अरे मैं हर चीज मतलब मैंने कि हम उसको नंबर्स पे, एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं देख सकते। लाइक हबीब बैंक, इट्स ट्रू अंडर वैल्यू है, लेकिन उसका इशू ये है कि हबीब बैंक के अंदर जो है वो जो पेनल्टी और जो फाइन की स्टोरियां चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। हम्म। अच्छा, नेशनल बैंक की डिविडेंड पॉलिसी चेंज होनी थी। उन्हें यूजुअली वो लोग एनुअली डिविडेंड देते हैं, बात ये हो रही थी कि क्वार्टरली डिविडेंड पे आ जाएंगे, जैसे यूनाइटेड बैंक का या मीजान का होता है। तो हम्म। नेशनल बैंक भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है ना क्वार्टरली डिविडेंड आएगा। अब वो एक कैश फ्लो ना होने की वजह से या क्वार्टरली डिविडेंड ना होने की वजह से जो है वो उनकी परफॉर्मेंस शायद नहीं दे पा रही है स्टॉक्स। अच्छा सर, हबीब बैंक के बारे में पूछना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में गोरो की सेलिंग आई थी काफी ना हबीब बैंक में। जी तो आप क्या समझते हैं क्यों हबीब बैंक को वो जो है इतनी नीचे सेल करके जो है वो इतनी नीचे रेटों पे सेल करके एग्जिट हो गए? और क्या वजह है इसकी? जी, तो उसका मैंने आपको ये बताया ना कि जो पेनल्टी या फाइन की स्टोरियां चल रही हैं उसकी वजह से जो है वो नंबर्स, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन आई थिंक इन्वेस्टर जो है ना वो कॉशियस अप्रोच रहते हुए उन कंपनीज के अंदर नहीं प्रेफर करते। सही। अच्छा सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे पूछूंगी, जैसे कि आज लास्ट जो था फ्राइडे था, मंडे को क्या जो है वो एक्सपेक्टेड है, किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी? और बजट भी आने वाला है, उसको भी थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर ले। जी, अरीबा, मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट 1,20,000 से ऊपर क्लोजिंग देगी। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ही चलेगा, अंदर कोई नेगेटिव कोई चीज़ ना हो जाए। और दूसरी आपने बात करी बजट के हवाले से, बिल्कुल बजट के अंदर हमें लगता है कि जो है वो टैक्सेस, सुपर टैक्स के हवाले से, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट पर कोई और चीज़ को उसको इंक्रीज करें। तो उसके अंदर अगर कोई भी ऐसी रिलीफ मिलता है तो आई थिंक इंडेक्स जो है वो 1.5 लाख तक भी जा सकता है। हम्म। सही। अच्छा सर, जिस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक चैट पे क्वेश्चन आया कि सर ये बताइएगा मारी क्यों इस वक्त जो है वो कंसोलिडेटेड है? अगेन वही बात है अरीबा, जो मैं पीछे आपको ईएनपी के हवाले से बताता रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमारी भी अच्छी कंपनी है। हमारी तो जो है वो वक्ती तौर पे जो ग्लोबल इशूज थे, जो वॉर वाले इशू थे जिसकी वजह से प्राइसेस ड्रॉप हुए थे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारी भी अच्छा परफॉर्म कर जाए। सही। अच्छा सर, लास्ट में कुछ टॉपिक्स बताना चाहेंगे और कौन से सेक्टर्स में जो है इस वक्त इन्वेस्टर्स को जो है फोकस करना चाहिए? अरीबा, आई थिंक बैंक्स हमारी टॉपिक होगी। मतलब मैंने कि अगर आज मैं कोई भी बास्केट बनाना चाहूँ तो उसमें मैं 30-40% बैंक्स डालूंगा, 30% के करीब जो है ईएनपी होगा, और 20% तक मैं आईटी सेक्टर डालूंगा, स्पेशली हम्म। सिस्टम्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, इस टाइप के शेयर्स जो हैं। सही। थैंक यू सो मच सर, मीटिंग को जो है वो एंड की तरफ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो है अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आने वाले सेशन में जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। आप नाजरीन, आज के सेशन से जो है मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।